जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन उसमें समझ में नहीं आता है। बात तो समझ में आती है कि रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान है, रेगुलेटिंग एक्ट की ये विशेषता है, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो समझ में तो आता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये क्यों लाया गया। जो ब्रिटिश शासन द्वारा कंपनी के अधिकारों में जो संशोधन किया गया, आखिर में ये क्यों किया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, आखिर में इनके प्रावधानों में संशोधन क्यों किया गया? तो मेन उद्देश्य ये आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया। हम लोग तो नॉर्मल पढ़ लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन हम लोग ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट को आखिर में क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, आखिर ये किसके खिलाफ बनाया था, कौन बनाया था इसको, आखिर में ये कैसे जानेंगे। तो चलिए पूरे इतिहास को जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे के पूरे इतिहास को जानते हैं कि कैसे और क्यों रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया गया। तो देखिए, बात आती है 1770 के, यानी लगभग 1770 की बात आती है, वहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1769 से 1770 के दौरान अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई बढ़ गई। यानी जो ब्रिटिश शासन अपना शासन करती थी भारत पर, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन क्या हुआ कि 1769 और 1770 के दौरान क्या हुआ, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण जनता की कठिनाई थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटिश शासन तो शासन कर ही रही थी और उसमें अकाल पड़ गया, भुखमरी हो गई, तो ऐसे क्या हुआ कि और कठिनाइयाँ बढ़ गई। जब और कठिनाइयाँ बढ़ गई तो भाई हेल्प करना चाहिए, जैसे कठिनाई बढ़ गई तो थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, देखिए, जब कठिनाई बढ़ गई, अब देखिए, अब कोई पूछेगा कि कठिनाई क्यों बढ़ी, तो भाई साहब देखिए, ब्रिटिश शासन खुद कर रही थी, भूखमरी खुद थी, लोगों को खुद परेशानी होती थी, उसमें क्या हो गया कि अकाल पड़ गया। तो अब देखिए, अकाल पड़ गया तो और कठिनाई हो गई, तो कठिनाई बढ़ गई। अब देखिए, कठिनाई बढ़ गई तो अब क्या होना चाहिए कि कठिनाई बढ़ गई तो लोगों की सेवा करनी चाहिए, थोड़ी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन देखिए, होता क्या है, जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, कोई कार्य नहीं किया गया। जनता मर रही है तो मरने दो, भूख से तड़प रही है तड़पने दो, कोई कार्य नहीं किया गया। अब देखिए क्या हुआ, इससे इंग्लैंड में कंपनी की आलोचना हुई। आलोचना का मतलब थू थू होना, आलोचना का मतलब थू थू होना, यानी कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसकी सारी ओर जाओ तो एकदम थू थू, लोग कहते हैं कि तुम्हारी क्या इज्जत है, चारों ओर थू थू है तेरे नाम पर। यानी क्या हुई, आलोचना हुई कि यार कैसा कंपनी है, कैसे अधिकारी है, लोग मर रहे हैं और उनको परवाह भी नहीं है, यानी आलोचना होने लगी इस टाइप की। इससे इंग्लैंड में क्या हुई, कंपनी की आलोचना हुई, बहुत खिंचाई हुई, क्या कर रहे हो, कैसे अधिकारी है, ना कोई चीज़ को समझ रहे हैं, कैसे शासन किया जाता है, कुछ नहीं आ रहा है इन लोगों को, तो बहुत आलोचना हुई। जब आलोचना हुई तो देखिए क्या हुआ, और आलोचना उधर हो रही है, इन भाई साहब को देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको देखो, उधर थू थू हो रही है इंग्लैंड की, और इधर देखो ये कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे थे। ये ससुरा सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धन कमाया जाए, अब वहाँ पर आलोचना हो रही है, इस ससुरों को धन भाग रहा है। देखो, यहाँ पर कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे थे, ये ससुर अधिक यहाँ पर धन कमा रहे हैं, और वहाँ पर देश का नाम थू थू हो रहा है, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है, इनकी थोड़ी इज्जत थोड़ी ना है। अब देखिए, अब बात आती है कि जो कंपनी के ये अधिकारी थे, ये ससुर इतना पैसा कहाँ से कमा लेते थे, ये पैसा कमाते थे, लेकिन इतना कहाँ से पैसे कमा लेते थे। जैसे मैं इसमें कह रहा है कि अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे थे, तो इस ससुरा पैसा कहाँ से कमाते थे। तो देखिए, कंपनी के अधिकारियों के धन कमाने के स्रोत, यानी जहाँ से ये पैसे को कमाते थे, उनके दो स्रोत थे। देखिए, पहला, भारतीयों द्वारा दिया गया कीमती उपहार। और भारत के क्या लोग थे, अधिकारी हैं साहब, ले लीजिए, बड़े बड़े उपहार लाते थे, बहुत महंगा महंगा। देखिए, यहाँ पर शब्द कीमती लिखा गया है, उपहार नहीं लिखा गया है, कीमती उपहार। देखिए, भारतीयों द्वारा दिया गया कीमती उपहार, यानी जो भारत के लोगों के द्वारा इन अधिकारियों को कीमती उपहार दिया जाता था, इस ससुरा वैसे भी कमाते थे। अब देखिए, और निजी व्यापार, खुद का कंपनी था ही, निजी व्यापार भी करते थे। तो ऐसे कर करके ये क्या करते थे, ये अधिकारी धन कमाते थे, अधिक से अधिक धन कमाने में लगे हुए थे। तो आपसे पूछा जाए कि अधिक धन कमाते थे तो आखिर में स्रोत क्या था, तो एक भाई कीमती उपहार मिल जाता था, और एक निजी व्यापार था। अब बात आती है कि अब आपको लगता है ये तो भ्रष्टाचारी हैं,
ये तो भ्रष्टाचारी काम कर रहे हैं ना, ये भ्रष्ट वाला काम कर रहे हैं ना कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों में अकाल पड़ी है और आप अधिक धन कमाने के लालच में हैं। तो इस पर जो भाई आपको भेजा है, जी जो आप सरकार आपको भेजा है, उसका नाम हंस रहा है, आप ससुर को क्या फर्क पड़ता है? तो उसको भाई कुछ प्रावधान बनाना चाहिए ना। तो देखिए आगे, देखिए कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेन वासी मांग करने लगे। क्या मांग करने लगे भाई? देखिए कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार यानी इतना भ्रष्ट काम करने लगे, इनको देखकर खुद ब्रिटेन वासी यानी ब्रिटिश लोग भी ऐसा मांग करने लगे कि कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इस ससुरा क्या कर रहे हैं, पैसा का कितना क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आय व्यय यानी कितना धन खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, इन सब का क्या किया जाए, एक लिस्ट तैयार किया जाए और लिस्ट में उन लोगों को सभी विवरण को देना होगा कि हम लोग यहाँ यहाँ ये काम कर रहे हैं। अभी तो देखिए अभी इतना नहीं है, अभी क्लाइमेट्स बाकी है। देखिए कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेन निवासी मांग करने लगे कि कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का क्या लिया जाए, लेखा जोखा, क्या कर रहे हैं भैया, पैसा कंपनी से जो कमा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उपहार ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, निजी व्यापार के द्वारा वो सब क्या कर रहे हैं, यानी पैसों को कहाँ निकाल रहे हैं और पैसा को कहाँ डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या, यानी पैसा को कहाँ खर्च कर रहे हैं और कहाँ से पैसा कितना कमा रहे हैं, इन सभी का लेखा जोखा लिया जाए। ऐसा किसका कहना था? ऐसा ब्रिटेन वासी को कहना था। अब देखिए अभी तो क्लाइमेट्स बाकी है। देखिए कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करने पड़ी, भीख मांगने लगे। कौन? कंपनी के अधिकारी कि सरकार, ब्रिटिश सरकार क्या करिए कि 10 लाख पाउंड क्या करिए, हमें कर्जा दे दीजिए, भीख में कर्जा दे दीजिए, हमारे पास नहीं है कि हम व्यापार कर पाए, हमारे पास धन खत्म हो गया है। तो भाई आप अचंभों में नहीं पड़ जाएंगे। जो ससुरा पूरा पैसा कमा रहा है, अधिक से अधिक धन कमा रहा है और अधिक से अधिक धन कमा रहा है, कीमती उपहार मिल रहा है, निजी व्यापार है, सब कुछ है, रिसोर्सेस है, पूरा का पूरा भारत रिसोर्सेस है, और ससुरा तुम ब्रिटिश से मांग रहे हो पैसा कि पैसा दे दो, व्यापार करना है। ये तो वो वाली हाल हो गई ना कि लड़का गया है कमाने या पिताजी से मांग रहा है मकान का किराया देने के लिए। बताइए, लड़का गया है कमाने, लड़का को भेजा गया है कमाने और वहाँ से फ़ोन कर कह रहा है पापा रूम का किराया देना है। अब बताइए, गए हो ससुरा कमाने तुम और रूम का किराया मांग रहे हो हमसे, आखिर में पैसा क्या कर रहे हो? वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि भाई साहब अधिक से अधिक धन कमा रहे हो, अधिक से अधिक धन कमा रहे हो और हमसे कह रहे हो ससुरा की 10 लाख रुपये दो, व्यापार करना है, पैसा क्या कर रहे हो? तो देखिए कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड, अब 10 लाख पाउंड में कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये ब्रिटिश मुद्रा है, ब्रिटेन की क्या है मुद्रा है। 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करने को पड़ी। ऋण की मांग मतलब एक प्रकार से कर्ज लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा कि उधार दे दीजिए। अब देखिए क्या होता है, अब स्थिति तो लोगों को बुरा हो गई, स्थिति क्या हो गई, एकदम बुरा हो गई। कंपनी का अधिकारियों का एकदम थू पूरा जम कर हुआ, जबरदस्त हुआ। तो देखिए ऐसी स्थिति में जो ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी, देखिए ब्रिटेन की संसद में क्या हुई, जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख लेखा जोखा के लिए पूर्व कानून में, बात ध्यान रखिएगा, पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए, साथ ही कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए, इसी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में वो लोग क्यों विवश हो गए कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाए। बात को समझिएगा, यहाँ तो भ्रष्टाचारी हुआ, लेकिन यहाँ पर ये ससुरा 10 लाख रुपया मांग करके गलती कर दिए। यदि नहीं मांग करते तो थोड़ा चलता, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आता, लेकिन इस ससुरा जब मांग कर दिए कंपनी से, कंपनी वाला जब मांग कर दिया ब्रिटिश सरकार से, डायरेक्ट फ़ोन लगाया पापा पर कि पापा पैसा चाहिए, रूम का किराया देना है। तो देखिए जब इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया हमको कर्जा दीजिए, उधार दीजिए, हम व्यापार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पैसा कमा रहा है तो रख रहा है कहाँ। तो ऐसी बात हुई जब लोगों ने सुना, जब वहाँ की सरकार ने सुना कि अरे साला ये तो पैसा मांग रहा है हमारे से, तो क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी। अब भाई वहाँ पर खलबली मच गई कि पैसा हमसे मांग रहा है, तुम पैसा क्या कर रहे हो। तो ब्रिटेन की संसद में जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारी, यानी जो पूरी कंपनी है और जो पूरे कंपनी में रहने वाले अधिकारी हैं, इनके कार्यों की देखरेख
लेखा जोखा के लिए जो पूर्व कानून थे ना, जो पहले कानून बनाकर भेजे थे हम लोग, उसको, उस कंपनी की स्थापना किए थे, उसको हटा दीजिए। क्या करिए, जो हम कंपनी के टाइम कानून बनाकर उसको भेजे थे, जिस नियम और कायदे को समझाकर उन लोगों को भेजे थे, उन लोगों को हटा दीजिए। यानी पूर्व कानून में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी जो पहला वाला कानून था उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन किया जाए। और साथ ही क्या किया जाए, साथ ही कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। यानी कंपनी तो वही रहेगा, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाए, यानी उनके गतिविधियों को रोका जाए। नहीं तो साला 10 लाख पाउंड ये भी लिए हैं, ये भी बर्बाद कर देंगे, ये भी बिलवा कर कहेंगे कि और दीजिए, सरकार व्यापार करेंगे, तो कहाँ से सरकार देगी। तो ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग हुई कि जो अधिकारी हैं और जो कंपनी है उन पर भाई कार्यों की उनकी देख रेख की जाए, उनकी लेखा जोखा की जाए कि कर क्या रहे हैं, आखिर में तुम कर क्या रहे हो। इसके बाद कहा गया कि जो, एक बात ध्यान दीजिए कि जो पूर्व कानून है ना, जो पहले हम लोग समझा बुझा कर रखे थे, उसको हटा दीजिए। और ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर, ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी यहाँ की सरकार द्वारा उस पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए, उनके गतिविधियों को रोका जाए कि भाई ऐसा मत करो। देखिए, इसी के बाद आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इन्हीं सब कारनामे की वजह से आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियमित करना। ये भाई यहाँ पर तो नियमित ही न करना है, यहाँ पर उनकी गतिविधियों को क्या करना है, नियमित करना है, उन पर अंकुश लगाना है। उसे सुना निरंकुश हो गए थे, उन पर अंकुश लगाना है। तो इसी अंकुश को लगाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब नाम से समझ में आ गया ना, रेगुलेटिंग का मतलब क्या, नियमित करना। अब यहाँ पर क्या काम है, रेगुलेट ही करना ना, यहाँ पर नियमित करने का काम करेगी। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार नियमित करने का काम करेगी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यानी किसी चीज़ पर, किसी चीज़ की गतिविधियों पर नियंत्रण करना, उसे नियमित करना। अब देखिए, इतना तो पढ़ लिए। अब कोई पूछे, अब कोई विद्वान भी होते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। कोई कहेगा कि बता दो इसका उद्देश्य क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था। आपके समझ में एक बात पहले ये आ जानी चाहिए कि हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कतई नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसका उद्देश्य क्या था, आखिर में क्यों आया। तो आप ही तो जानिए गए, आप तो जान गए कि क्यों आया भाई। ये कंडीशन थी, एकदम बेहुदा इंसान थे, और इसी बेहुदा इंसान के को गलत हरकत के लिए ब्रिटिश सरकार को एक कानून बनाना पड़ा, उसी का नाम रेगुलेटिंग एक्ट था। इतना तो समझ में आया ना। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि आपसे कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछने लगते हैं। क्यों आया, एक लाइन में बताओ, 1.5 लाइन में बताओ, आधा लाइन में बताओ, 2 शब्द में बताओ। तो उनको कैसे कैसे आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, उद्देश्य, यदि कोई आपसे उद्देश्य पूछे तो क्या करेंगे। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था कि कंपनी क्या आ जाए, अपने कंट्रोल में आ जाए। क्या ब्रिटिश सरकार जो रेगुलेटिंग एक्ट लाई थी उसका क्या मकसद था, क्या महत्व था, क्या उद्देश्य था। तो ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी कि जो कंपनी है और कंपनी के अधिकारी हैं वो हमें लेखा जोखा देने लगे, सभी विवरण देने लगे। और जब सब कुछ विवरण लिख कर देने लगेंगे तो वो भी अधिकारी समझेंगे कि नहीं, सरकार को अब हर एक लिस्ट को जारी करना है, हर एक काम को जो काम कर रहे हैं उनका सभी लिस्ट जारी करना है। तो क्या करेगी, वो अपने आप पर कंट्रोल करेगी। और ब्रिटिश सरकार भी कुछ धाराओं के द्वारा, कुछ कानूनों के द्वारा उस पर नियंत्रण करने लगी। तो इसका काम ही था नियमित करना, यानी सही ढंग से चलाना, उस पर नियंत्रण करना। तो देखिए, कंपनी के अधिकारों को धीरे धीरे किया गया। धीरे धीरे जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, तो धीरे धीरे आगे और चलकर, मैं ये नहीं कहूँगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया तो पूरा अधिकार समाप्त हो गया, नहीं। पूरा जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा समाप्त कर दिया गया अधिकारों को, नहीं। उसमें देखिए, ये बात क्या कर रहा है कि पूर्व कानूनों में परिवर्तन किया जाए। हाँ, पूर्व कानूनों में परिवर्तन किया गया और नया कानून उन के लिए बनाया गया। तो हाँ, खत्म हो जाता है 1858 तक पूरा कंपनी का शासन एकदम समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी समाप्त नहीं होता है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, कंपनी के अधिकारों को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाए। जब ये बेहुदा इंसान हैं, जब जो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं, तो इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। तो ब्रिटिश सरकार इतना चालाक थी कि कही कि थोड़ा कानून बनाते जाओ, बदलते जाओ, फिर हम देखेंगे, हम अपना शासन कर देंगे, तब तक इन लोगों को चलने दो। तो देखिए, कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए, धीरे धीरे करके आगे समाप्त हो जाएगा। देखिए, तो समाप्त कर दिया जाए।
कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा कहना था। और देखिए, और ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाए, यानी इन लोगों को हटा दिया जाए और अपना नियंत्रण किया जाए। अब देखिए, कोई ऑनलाइन में पूछ रहे भाई ऑनलाइन में बताओ कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों, आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्यों, वन लाइन प्लीज गिव एन आंसर, एक लाइन में आंसर बताइए कि क्या था। तो देखिए, कंपनी की गतिविधियों को नियमित एवं नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो कंपनी की गतिविधि है ना, उसको नियमित कर दिया जाए और नियंत्रित कर दिया जाए। क्या किया जाए? नियमित किया जाए और नियंत्रित कर दिया जाए। अब देखिए, यदि कोई बहुत खोद कर पूछता है उसमें से ढूंढ कर पूछता है ये बताओ, तो उसको साफ बताइएगा कि यदि आप इतने चालाक हैं, इतना पूछ रहे हैं, तो लो एक बात तुमको समझा दे रहे हैं, लो तुमको एक बात समझा रहे हैं। देखो, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियमित, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियमित करना, एक्ट का मतलब होता है धारा या कानून। उसको समझाना कि रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियमित करना और एक्ट का मतलब होता है कानून या धारा। तो इसको यदि जोड़ेंगे आप तो पाएंगे कि यानी एक ऐसी धारा या एक ऐसा कानून जो नियमित करे। नियमित किसको करना है? कंपनी को, कंपनी के अधिकारियों को। तो यानी एक ऐसा धारा या कानून जो कंपनी तथा कंपनी के अधिकारियों को नियमित करे, वही क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट है। समझा देंगे कि नहीं? समझा देंगे। तो देखिए, ये रहा हम लोग का जर्नी, यानी हम लोग 1700 लगभग 70 से आए और 1770 से आए और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बन जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जमकर पढ़ाई किए इसके बारे में और क्या क्या डिटेल्स जाने। तो हम लोग यही डिटेल्स जाने कि जो कंपनी थी वो मनमाने ढंग से काम कर रही थी। तो ब्रिटिश को बहुत बुरा लगा, ब्रिटिश सरकार को बुरा लगा, उनका नाम थोड़ा हंसा दी। कहते हैं ना कि तुमने मेरा नाम हंसा दिया। तो देखिए, यहाँ पर आलोचना करवा दिया। तो आलोचना करवा दिया तो भाई सरकार है, कोई देश है, उसके पास पावर है, तो ये थू करवा दिए। तो इन लोगों को लगा कि काम तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, जैसा काम करने के लिए भेजा गया था वैसा कर नहीं रहे हैं। तो बाद में भाई ये उधार भी मांगने लगे। तो इसमें संशोधन किया गया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमारा मकसद यही था ना कि आपको समझाया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था। तो इन घोंचू के हरकतों की वजह से इसको लाना पड़ा। तो इस वीडियो में यही, अगले वीडियो में जानेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, हर एक वीडियो को अच्छे ढंग से प्रिपेयर कराया जाएगा। तो हर एक वीडियो को अवश्य देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो को यदि अच्छा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और उनको हमारे चैनल के साथ जरूर जोड़िएगा, क्योंकि आपको आज से रोज़ पॉलिटी की क्लास मिलती रहेगी और हमेशा मिलती रहेगी। और आप किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर यदि अपना विचार रखते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।